हेलो एंड वेलकम। आई होप सब ठीक होंगे, अच्छे से होंगे। एज यू नो कि वी हैव स्टार्टेड द लेक्चर सीरीज फॉर द 12th बोर्ड्स विच आल्सो इंक्लूड्स द नीट प्रिपरेशन। ठीक है, हम नीट के क्वेश्चंस इसमें कंटिन्यूसली, मैंने जैसे आपको कल फ्रेमवर्क दिया था इस यूनिट का मॉडर्न फिजिक्स का, इसमें कंटिन्यूसली हम नीट की प्रिपरेशन करेंगे। नीट के सारे सवाल जो भी बनेंगे, जैसे भी अभी तक आए होंगे या जो भी एक्सपेक्टेड आगे होंगे, वो हम सारे यहाँ पे साथ लेके चलेंगे। नाउ इन टुडेज लेक्चर, कल मैंने आपको ब्रीफ ओवरव्यू दिया था इस ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन का। इन टुडेज लेक्चर हम यहाँ पे कुछ चीजें डिस्कस करेंगे विच आर मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट। जैसे बेस किसी यूनिट की होती है ना, आप यहाँ पे मॉडर्न फिजिक्स की बेस आज का यूनिट रखना, क्योंकि वी आर गोइंग टू डिस्कस द फोटॉन। जब लास्ट में हम कहां पे रुके थे, हमने ये बोला था कि अब हम ड्यूअलिस्टिक नेचर ऑफ द रेडिएशन एक्सेप्ट कर रहे हैं, that sometimes light behaves as a wave, sometimes light behaves as a particle। लेकिन अब हमारा पार्टिकल कॉर्पसल ऑफ लाइट नहीं है, अब हमारा जो पार्टिकल है दैट इज द फोटोन। और इस फोटोन को पढ़ना, इस फोटोन को समझना, इस फोटोन का बिहेवियर समझना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो अगर हम यहां पे बात करेंगे टुडे, as we are going to discuss the photon, फोटॉन में क्या क्या हमें डिस्कस करना है। एज वी नो दैट फोटॉन इज अ स्मॉल टाइनी पॉकेट ऑफ द एनर्जी, पार्टिकल ऑफ द एनर्जी। तो यहां पे आज हम डिस्कस क्या करना चाहते हैं, वी आर गोइंग टू डिस्कस द एनर्जी ऑफ फोटॉन। एनर्जी ऑफ फोटॉन ये हम डिस्कस करेंगे। सेकेंड इज वी आर गोइंग टू डिस्कस द मोमेंटम ऑफ फोटॉन, मोमेंटम ऑफ फोटॉन। उसके बाद हम डिस्कस यहां पे करेंगे आज इस फोटॉन में, पहले सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट दैट इज द एनर्जी ऑफ फोटॉन, उसके बाद मोमेंटम ऑफ फोटॉन, उसके बाद जो हम यहां पे डिस्कस करेंगे दैट इज द रस्ट मास ऑफ फोटॉन। देन वी विल डिस्कस द चार्ज ऑफ फोटॉन, कौन कौन से फील्ड में ये डिफ्लेक्ट होता है, नहीं होता है। उसके बाद वेलोसिटी ऑफ फोटॉन। ठीक है ना, यहां पे रेस्ट मास में हम मूविंग मास ऑफ फोटॉन भी डिस्कस करेंगे। तो यहां पे मूविंग मास ऑफ फोटॉन, ये चीजें हमें डिस्कस करनी है। जब हम एनर्जी की बात करेंगे, एनर्जी में हमें कैलकुलेशन ऑफ द एनर्जी ऑफ फोटॉन करना है, हमें यहाँ पे जूल्स में करना है, हमें यहाँ पे इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में एनर्जी कैलकुलेट करनी है। उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट हमारा यहाँ पे रहेगा, वी आर गोइंग टू डिस्कस द सेम इन टर्म्स ऑफ द इलेक्ट्रॉन। पहले तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट और जूल्स में, फिर हम वेवलेंथ को यहाँ पे चेंज करेंगे। हम उसको पहले क्या रखेंगे, हम उसको पहले एंगस्ट्रॉन में रखेंगे, फिर नैनोमीटर में रखेंगे। तो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग चीज है और नीट के पर्सपेक्टिव से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्वेश्चन यहां से आया हुआ है। उसके बाद मोमेंटम ऑफ फोटॉन, रेस्ट एंड मूविंग मास ऑफ फोटॉन, चार्ज ऑफ फोटॉन एंड वेलोसिटी ऑफ फोटॉन। सो दिस इज फॉर द टुडे। ठीक है, चलिए इसके बाद यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे इस पे क्वेश्चन जो अभी तक बने हैं नीट में, क्वेश्चन जो भी बना होगा वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। नाउ नेक्स्ट, अगर मैं यहाँ पे हेडिंग पहली डालूंगा दैट इज द एनर्जी ऑफ फोटॉन। हेडिंग डालिए एनर्जी ऑफ फोटॉन। जैसे मैंने आपको कहा कि लाइट अब जो है, व्हेन वी आर डिस्कसिंग द पार्टिकल नेचर ऑफ द लाइट, तो हम लाइट को यहां पे कंसीडर ही करेंगे। इट ट्रैवल्स इन द फॉर्म ऑफ पैकेट्स ऑफ एनर्जी एंड दोस पैकेट्स ऑफ एनर्जी आर कॉल्ड द फोटॉन्स। तो यहाँ पे ये जो फोटॉन है, नाउ इट इज अ पार्टिकल विच इज ट्रैवलिंग विद सम एनर्जी, इट कैरीज सम एनर्जी विद इट। और एनर्जी की अगर हम फार्मूला यहाँ पे डिस्कस करेंगे, तो जब ये प्रोपगेट करता है, जब ये ट्रैवल करता है, द फोटॉन ट्रैवल्स विद सम वेवलेंथ, द फोटॉन ट्रैवल्स विद सम वेलोसिटी, द फोटॉन ट्रैवल्स विद सम फ्रीक्वेंसी। ये इसके साथ ये चीजें एसोसिएट होंगे। आगे आपको फ्रीक्वेंसी भी डिस्कस करनी है, इसकी इंटेंसिटी पे का इंपैक्ट क्या रहता है वो हमें डिस्कस करना है। बट फर्स्ट हम यहाँ पे सिंपली अगर देखेंगे, अगर ये फोटॉन ट्रैवल करता है विद द फ्रीक्वेंसी, इसकी अगर फ्रीक्वेंसी है
फ्रीक्वेंसी है न्यू रखिए या एफ रखिए, चलिए न्यू से हम यहाँ पे डिनोट करेंगे। द फ्रीक्वेंसी, ये जो फोटोन है इट ट्रेवल्स विद द फ्रीक्वेंसी न्यू। तो यहाँ पे अगर ये फ्रीक्वेंसी न्यू से ये जा रहा है तो एनर्जी इसकी डिफाइन कैसे होगी? द एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी, ये हमें पता ही है। तो व्हेनेवर वी आर चेंजिंग द प्रोपोर्शनलिटी इनटू इक्वालिटी, जब भी हम प्रोपोर्शनलिटी को इक्वालिटी में बदल देते हैं तो हम कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी वहां पे डाल देते हैं। तो A इज इक्वल टू एच न्यू, वेयर एच क्या है यहाँ पे? प्लैंक्स कांस्टेंट है। क्या है? प्लैंक्स कांस्टेंट है। और ये जो प्लैंक्स कांस्टेंट का वैल्यू होता है, मैक्स प्लैंक, मैंने आपको कल यहाँ पे थ्योरी बताई थी जो यहाँ पे पार्टिकल नेचर ऑफ द लाइट था। यहाँ पे अगर हम प्लैंक्स कांस्टेंट की यहाँ बात करेंगे तो यहाँ पे ये सिंपली किसके बराबर है? 6.6 into 10 raised power minus 34 जूल सेकेंड। इसका यूनिट याद रखना, इट इज नॉट जूल पर सेकेंड, इट इज जूल सेकेंड। तो दिस इज द वैल्यू ऑफ द दिस प्लैंक्स कांस्टेंट। नाउ यू नो दैट कि यहाँ पे आपकी E इज इक्वल टू एच न्यू एनर्जी। तो यहाँ पे अगर फ्रीक्वेंसी के साथ अगर मूविंग फोटोन है तो उसकी कुछ ना कुछ नॉन जीरो फ्रीक्वेंसी होगी। अगर उसकी फ्रीक्वेंसी नॉन जीरो है देन देयर इज सम अमाउंट ऑफ एनर्जी विद इट। यहां पे आपको डायरेक्टली जो है एनर्जी डिपेंडेंट है। एनर्जी किस पे आप डिपेंड करेगी? फ्रीक्वेंसी ऑफ द फोटोन पे। तो ग्रेटर द फ्रीक्वेंसी ऑफ द फोटोन ग्रेटर विल बी द एनर्जी यहां पे। अगर यहां पे अब हम एक और चीज भी जानते हैं, अगर मैं वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी की रिलेशन देखूं, वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी की रिलेशन आपस में देखूं तो यहां पे क्या होता है? वेवलेंथ इज डिनोटेड बाय लैम्बडा एंड फ्रीक्वेंसी वी आर डिनोटिंग फ्रीक्वेंसी बाय किससे? न्यू से हम डिपेंड करते हैं। नाउ यू नो दैट 10th में आपने पढ़ा है, जब आपने स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट पढ़ा था, वहां पे उस स्पेक्ट्रम में आपने चीजें वहां पे डिस्कस की थी। उस स्पेक्ट्रम में सिंपली आपने क्या पढ़ा था कि ग्रेटर द फ्रीक्वेंसी ऑफ द लाइट लेसर इज इट्स वेवलेंथ, लेसर इट इज इट्स वेवलेंथ। जब आपने वहां पे विजिबल लाइट का यहाँ पे स्पेक्ट्रम बनाया था तो वहां पे भी आपने क्या किया था? वहां पे भी आपने इन चीजों को सेपरेट ही किया था। किससे? इन चीजों को सेपरेट ही किया था आपने यहाँ पे फ्रीक्वेंसी और यहाँ पे वेवलेंथ से। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे वायलेट के इस साइड क्या आती है? अल्ट्रा वायलेट आती है, उनकी फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा होती है एज कंपेयर टू दिस विजिबल स्पेक्ट्रम। और यहाँ पे आपकी क्या रेज आती है? इंफ्रारेड रेज आपकी आती है इस साइड। इंफ्रारेड की अगर हम देखेंगे विजिबल से बहुत ज्यादा वेवलेंथ होती है लेकिन फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा कम होती है। तो वी नो दैट, हमें अब पता है कि यहां पे जो न्यू है दैट इज इक्वल टू, यार यू कैन से दैट इज इनवर्स ऑफ द फ्रीक्वेंसी दिस वेवलेंथ। सिंपल सी रिलेशन एक आपको याद रखनी है, दैट फ्रीक्वेंसी इज इनवर्स ऑफ द वेवलेंथ, 1 by वेवलेंथ, ठीक है ना? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। ग्रेटर द फ्रीक्वेंसी लेसर इज द वेवलेंथ, लेसर द फ्रीक्वेंसी ग्रेटर इज द वेवलेंथ, ठीक है? अब यहां पे आपके पास जो फार्मूला है, अब इसको H E इक्वल टू, यू नो दैट E इज इक्वल टू एच न्यू। अब न्यू के बदले ये अगर हम सबस्टिट्यूट करेंगे यहाँ पे तो इट बिकम्स H। न्यू के बदले आप क्या सबस्टिट्यूट करोगे? 1 by लैम्बडा। तो क्या मैं इसको H by लैम्बडा लिखूं? H by लैम्बडा लिखूं, सॉरी इट इज C by लैम्बडा, इट इज HC by लैम्बडा। वेयर यहां पे जो C है, C क्या है? C इज द वेलोसिटी ऑफ लाइट। और यहां पे हम लाइट को डिफाइन ही करते हैं एज ए पार्टिकल, और यहां पे पार्टिकल क्या है? फोटोन है। तो यू कैन से दैट C इज द वेलोसिटी ऑफ फोटोन। तो यू नो दैट सिंपली यहां पे क्या था? V इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वेवलेंथ। तो यहां पे प्रोपोर्शनलिटी को जब इक्वालिटी में बदल देते हैं तो V इज इक्वल टू द C by लैम्बडा, और इसको सबस्टिट्यूट करने पे आपको यहां पे जो इक्वेशन मिलती है दैट इज HC by लैम्बडा, HC by lambda. This is your equation number 2 for the calculation of the energy if the wavelength is given, and this is the equation for the energy if the frequency is given. Now you know that H is Planck's constant and C is velocity of light or velocity of photon in vacuum, और इसका वैल्यू क्या होता है? इसका वैल्यू है 3 into 10 raised power 8 मीटर पर सेकेंड। ये है वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम।
तो इन दो वैल्यूज को सबस्टिट्यूट करने पे आपको यहां पे ए क्या मिलता है, ए इज इक्वल टू एच के बदले हम सिंपली यहां पे प्लैंक्स कांस्टेंट यहां पे उठा के लाएंगे। प्लैंक्स कांस्टेंट ये है आपका प्लैंक्स कांस्टेंट का वैल्यू, इसको यहां पे अगर मैं उठाऊं और यहां पे सबस्टिट्यूट कर दूं सीधे तो ये आपका प्लैंक्स कांस्टेंट बन जाता है यहां पे। तो सिंपली इसको सबस्टिट्यूट करने पे यहां पे क्या मिल जाता है, इसको सबस्टिट्यूट करने पे sorry let us substitute the value of this Planck's constant h here, so it is 6.6 into 10 raised to the power 34 multiplied by c क्या है, velocity of light 3 into 10 raised to the power 8 divided by lambda। तो this becomes on calculation, this becomes, ये आपको याद रखना पड़ेगा, 2 into 10 raised to the power minus 25 divided by lambda। एनर्जी किस में हम कैलकुलेट करते हैं, जूल में कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। तो दिस इज द वैल्यू ऑफ द एनर्जी, यह फोटोन की एनर्जी है व्हेन द वेवलेंथ इज गिवन इन टर्म्स ऑफ द जूल, इन टर्म्स ऑफ द जूल। अब इसी को अगर हम यहां पे लिखें, अब एनर्जी का वैल्यू आपके पास क्या आया, ए इज इक्वल टू 2 into 10 raised to the power minus 25 divided by lambda joule, याद रखना डिवाइडेड बाय लैम्ब्डा जूल। अगर मैं यहां पे देखूं 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी आपका यूनिट है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसके बराबर होता है, दैट इज इक्वल टू यहां पे 1 जूल इंटू 1.6 इंटू 10 raised to the power minus 19, ये आपका यूनिट होता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब यहां से अगर मैं जूल निकालूं, वो किसके बराबर आएगा, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट डिवाइडेड बाय 1.6 इंटू 10 raised to the power minus 19। सीधे इसको यहां पे ले जाओ तो यहां पे ये मल्टीपल है, यहां पे ये क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है। तो ये आपको इतना समझ में आ गया। अगर मैं इसी को यहां पे सबस्टिट्यूट करूं तो यहां पे जो आपका ए है वो क्या बन जाएगा, दैट बिकम्स 2 into 10 raised to the power minus 25 divided by lambda। यहां पे याद रखना इट इज नाउ जूल को रिप्लेस करेंगे हम, इसको लिखेंगे 1 divided by 1.9 into 10 raised to the power minus 19 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये अब किस में है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। नाउ इसके यहां पे आपको दो फार्मूलाज है। नाउ द वेवलेंथ इज गिवन, ईदर यू आर कैलकुलेटिंग द वेवलेंथ इन द एंगस्ट्रॉम और यू आर कैलकुलेटिंग द वेवलेंथ इन द नैनोमीटर। तो अपॉन कैलकुलेशन, यहां पे कैलकुलेशन करने के बाद दो फार्मूला याद रखना, either E, if you are calculating this in terms of the angstrom, what you will get is 12400 divided by lambda, but in terms of the angstrom. Or if you are calculating in this, it becomes 1240 divided by lambda, but in terms of nanometer. So these are the two important formulas for the energy calculation if simply the wavelength is given either in terms of the angstrom or in terms of the nanometer। ठीक है, समझ आ रहा है यहां पे आपको, समझ आ रहा है आपको यहां पे। सिंपली अगर मैं आपको कश्मीरी में समझाऊं तो कही कि यहां पे हमने क्या किया, ऐसे एनर्जी ऑफ द फोटोन करें, ठीक। We know that energy of the photon is directly proportional to the frequency। Energy of the photon, ये proportionality अगर काफी convert into equality, so you have to convert the proportionality into equality, you have to introduce the constant of proportionality। Constant of proportionality क्या है, h, where h is the Planck's constant and its value is cash value of 6.6 into 10 raised to the power minus 34 joule second। Okay, empath, you know that V is inversely, nu is inversely proportional to wavelength। frequency और wavelength के दरमियान क्या रिलेशन है, अमन इनवर्स रिलेशन। दैट मीन्स अगर आख ज्यादा है ब्याख है कम, तो यहां पे इसको प्रोपोर्शनलिटी को अगेन हम किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, इक्वालिटी में। व्हाट विल हैपन, V is बराबर C by lambda, where C is the constant of and it is the velocity of light which is again constant in a vacuum। तो यहां पे लाइट के बदले हम पार्टिकल ऑफ लाइट कंसीडर कर रहे हैं, फोटोन कर रहे हैं, तो इट इज 3 into 10 power 8 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी ऑफ लाइट इन दिस वैक्यूम। तो इसी को अगर मैं यहां पे फिर करूं रिप्लेस, A is equal to simply hc by lambda
आपने न्यू के बदले फ्रीक्वेंसी के बदले ये जो फ्रीक्वेंसी है इसके बदले c by lambda रखा तो यू गेट hc by lambda. एम्पति वैल्यू ऑफ वैल्यू सबस्टिट्यूट कर कौन कौन सा वैल्यू you have substituted the value of the Planck's constant and you have substituted the value of speed of light. What do you get? तो ये मिले हुए this energy of the photon 2 into 10 raised power minus 25 divided by lambda joule. Once you joule, let's convert into the electron volt, and we know that 1 electron volt which was 1 joule into 1.6 into 10 raised power minus 19. तो 1 joule किसके बराबर होगा? Your she multiple your gets divide. ये आपको वैल्यू मिल गया. ये वैल्यू में यहां सबस्टिट्यूट कर we get energy in terms of the electron volt. ठीक है. अब इसके दो फार्मूलाज है. वंशना वेवलेंथ है या तस वेवलेंथ कथ मज एंगस्ट्रॉम मज या तस वेवलेंथ कथ मज नैनोमीटर्स या अगर एंगस्ट्रॉम मज देन यू गेट द वैल्यू ऑफ द एनर्जी 12400 divided by wavelength in terms of angstrom, and if it is in terms of the nanometer then energy is calculated as 1240 divided by lambda in terms of the nanometer. डायरेक्टली आपको ये दो फार्मूलाज फॉर योर एग्जाम याद रखनी है. ठीक है ना. ये आपको इतनी प्रैक्टिस करनी है कि ये याद होनी चाहिए. राइट डाउन दीज टू. ठीक है ना. इसके बाद हम जा रहे हैं मोमेंटम ऑफ फोटॉन. Now next, चलिए momentum of photon. momentum of photon. momentum of photon की अगर मैं बात करूं, आपने जो अभी तक मोमेंटम पढ़ा है, यू नो द मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल. ना फोटॉन इज अ पार्टिकल ऑफ एनर्जी, फोटॉन इज अ लाइट पार्टिकल. तो यहां पे मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल हमने पढ़ा है कि मोमेंटम सिंपली किसका क्या होता है? इट इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी. क्या यही होता है मोमेंटम? बिल्कुल यही होता है. बट हियर वी नो दैट the velocity of the photon in vacuum is exactly the velocity of light in vacuum because it is a light here. ये भी तो रेडिएशन ही है ना, यही तो पार्टिकल्स ऑफ लाइट है. तो यहां पे हम क्या लेंगे? इंस्टेड ऑफ वे हम ये जब फोटॉन की बात करेंगे आपको यहां पे इन कंसीडरेशन क्या लेना है? सी लेना है. ठीक है ना. तो यहां पे अगर मैं बात करूं मोमेंटम की, तो मोमेंटम इज डिफाइंड एज, याद रखना, डायरेक्टली याद रखना, व्हेन यू आर कैलकुलेटिंग द मोमेंटम ऑफ फोटॉन, मोमेंटम इज डिफाइंड एज, इट इज डिफाइंड एज, यहां पे आपके पास जो फॉर्मूला है दैट इज प्लैंक्स कांस्टेंट डिवाइडेड बाय वेवलेंथ. ठीक है ना. प्लैंक्स कांस्टेंट डिवाइडेड बाय वेवलेंथ ऑफ फोटॉन. ठीक. अब यहां पे आपको कुछ चीजें समझनी पड़ेगी. ठीक है ना. अब ध्यान रखना पड़ेगा आपको. नाउ पे जो आपके पास मोमेंटम यहां पे आपके पास है, ये h बाय लैम्बडा है, ये h बाय लैम्बडा है. E किसके बराबर है आपके पास? E इज इक्वल टू एच सी बाय लैम्बडा. मान के चलो ये आपके पास इक्वेशन 1 है, ये आपके पास इक्वेशन 2 है. अब दो इक्वेशंस को आप गौर से देखिए. यहां पे P है, ठीक है, किसके बराबर? h बाय लैम्बडा के बराबर. P आपके पास यहां पे क्या है? h बाय लैम्बडा. तो ये h बाय लैम्बडा आप यहां देख रहे हैं, क्या यही h बाय लैम्बडा है? बिल्कुल यही h बाय लैम्बडा है. तो क्या मैं h बाय लैम्बडा के अगेंस्ट क्या लिखूं यहां पे? क्या मैं ये p लिख सकता हूं? बिल्कुल लिख सकता हूं. तो कैन आई राइट इट एज, can I write is if I am substituting equation 1 in equation 2, what I will get is E equal to h by lambda की जगह क्या रखोगे? इस h by lambda की जगह क्या रखोगे? P रखोगे और यहां पे C है. सो दिस इज योर इक्वेशन नंबर 3. और यहां पे अगर मैं P को इस साइड रखूं तो यहां पे मोमेंटम जो आपका होगा दैट इज इक्वल टू E by C. तो दिस इज योर इक्वेशन नंबर 4. ऑल द 4 इक्वेशंस आर इंपॉर्टेंट. ये तो आपको पता ही है कि एनर्जी इज h c by lambda, लेकिन मोमेंटम जो आपका यहां पे है दैट इज h by lambda. इफ आई एम सबस्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ h by lambda as P in this energy equation, then what I will get is P equal to E equal to P into C, where P is the momentum, C is the velocity of the photon. और यहां पे P को इस साइड रखो, ये C इधर जाएगा, डिवाइड हो जाएगा. E by C is your equation here. Now समझना, थोड़ा सा यहां पे आपको थोड़ी सी पेशेंस रखनी है इन चीजों को समझने के लिए. यहां तक तो आपको समझ में आ गया.
अब यहां पे आप गौर कीजिएगा, यहां पे आप गौर कीजिएगा। फॉर एग्जांपल यू हैव दिस इक्वेशन, यहां पे आपके पास पीसी है, और पीसी की जगह अगर मैं यहां पे इसी इक्वेशन को अगेन रिराइट करूं, E इक्वल टू पीसी, है ना आपके पास। एक तो यहां पे आपको ये वैल्यू आ गया मोमेंटम का, लेकिन E किसके बराबर है? E इज एच सी बाय लैम्बडा। ध्यान रखना यहां पे E इज इक्वल टू एच सी बाय लैम्बडा, और यहां पे आपके पास है पी सी। अब P क्या है? P तो मोमेंटम है, P तो मोमेंटम है, एंड मोमेंटम खुद किसके बराबर होता है? प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। M इज मास ऑफ फोटोन एंड दिस इज वेलोसिटी ऑफ फोटोन। मैंने V नहीं लिया, मैंने P लिया, बिकॉज वी आर डीलिंग विद द लाइट। तो यहां पे C इज द स्पीड ऑफ लाइट, इसलिए मैंने यहां पे V नहीं लिया। समझना इस चीज को। तो यहां पे क्या है? राइट, एच सी बाई लैम्बडा इज इक्वल टू P की जगह क्या ले लू? एम सी। ये P को रिप्लेस किया MC से, और अपना ही एक C है, तो कुछ कैंसिल होगा, ये C और ये C तो गया, बचा आपके पास H लैम्बडा इज इक्वल टू एम सी। तो M किसके बराबर? M आ जाएगा आपके पास कितना? M आ जाएगा आपके पास H डिवाइडेड बाय लैम्बडा C। सो दिस इज कॉल्ड द मूविंग मास ऑफ फोटोन। स्टार मार्क करके रखो, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। Whenever someone is asking you for the mass of photon, don't forget to ask him that whether you are asking for the moving mass of photon or you are asking for the rest mass of photon. ये जरूरी है यहां पे, ये जरूरी है यहां पे। तो समझ में आया यहां तक? सिंपली मैंने दो इक्वेशन जो मेरे पास थी, मोमेंटम इज इक्वल टू प्लैंक्स कांस्टेंट बाय वेवलेंथ, E इज ऑलरेडी एच सी बाय लैम्बडा, तो H बाय लैम्बडा को रिप्लेस किया P से, तो E इज इक्वल टू PC, और मोमेंटम इज इक्वल टू एनर्जी बाय वेलोसिटी ऑफ द लाइट। तो नाउ E इज इक्वल टू PC, ये इक्वेशन सीधे मैंने वहां लिखी है। E इज रिप्लेस्ड बाय HC बाय लैम्बडा इज इक्वल टू PC। तो HC बाय लैम्बडा, P क्या है? मोमेंटम है ना, मोमेंटम इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी मल्टीप्लाइड बाय C। तो H बाय लैम्बडा इज इक्वल टू MC, C और C यहां पे कैंसिल आउट हो जाता है। तो M क्या है आपके पास? H बाय लैम्बडा C, वेयर M इज द मूविंग मास ऑफ फोटोन, मूविंग मास ऑफ फोटोन। यहां पे ये चीजें याद रखना। अब कुछ चीजें यहां पे है, कुछ चीजें यहां पे है जो आपको यहां पे थोड़ी सी स्टेटमेंट बेसिस कभी पूछी जा सकती है। रिमेंबर P इज इक्वल टू H बाय लैम्बडा, सिंपल सा स्टेटमेंट, P इज इक्वल टू H बाय लैम्बडा, ठीक है ना। ये तो कैलकुलेशन आपको डेरिवेशन बोर्ड के लिए है, लेकिन यू हैव टू रिमेंबर दीस फार्मूलाज। अब यहां पे याद रखना, मान के चलो इफ wavelength is constant, can we conclude that momentum is constant? ये मैं अभी आपसे पूछ रहा हूं। try to answer this question. If wavelength is constant, can I say that momentum is constant? Yes or no? And vice versa. If momentum is constant, can I conclude that wavelength is constant? यहां पे आपको समझना क्या है? यहां पे आपको समझना क्या है? देखिए, आप खुद ही बोल रहे हो दैट मोमेंटम इज H बाय लैम्बडा। H क्या है? H तो प्लैंक्स कांस्टेंट है भाई साहब, प्लैंक्स कांस्टेंट है, और ये तो कांस्टेंट है फॉर ईच एंड एवरी काइंड ऑफ वैल्यू। जो भी आप यहां पे P सबस्टिट्यूट करोगे, लैम्बडा सबस्टिट्यूट करोगे, H तो H ही है, 6.6 × 10⁻⁻34 जूल सेकंड। लेकिन यहां पे अगर वेवलेंथ पे ये आप डायरेक्टली डिपेंड करता है। मैं बोल रहा हूं कि वेवलेंथ कांस्टेंट है, तो क्या मोमेंटम कांस्टेंट होगा?
मैं बोल रहा हूं मोमेंटम कांस्टेंट है, तो क्या लैम्बडा कांस्टेंट होगा? द आंसर इज यस। लेकिन कब तक? जब तक आप दिमाग नहीं लगाओगे और यहां पे आपको यह समझ नहीं आ जाएगा कि यहां पे फॉर एग्जांपल वेवलेंथ और मोमेंटम का कांस्टेंट होना, इज देयर एनी इंपॉर्टेंस कि यहां पे वेवलेंथ अगर कांस्टेंट है तो कैन आई कंक्लूड दैट मोमेंटम इज कांस्टेंट? इज इट पॉसिबल? बिकॉज यहां पे आपको वेवलेंथ जो है, वेवलेंथ जो आपके पास है, क्या इसकी डायरेक्शन है यहां पे? इसकी डायरेक्शन है यहां पे, बट यू हैव मोमेंटम। मोमेंटम आपके पास क्या है? एक सीधा साधा वेक्टर है आपके पास। तो क्या आप कह सकते हो कि ऑन द बेसिस ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेवलेंथ कैन यू कंक्लूड दैट मोमेंटम इज कांस्टेंट? आपके पास तो डायरेक्शन सेंस है ही नहीं इस चीज का। अगर आपके पास डायरेक्शन सेंस है ही नहीं तो यू कांट कंक्लूड दैट मोमेंटम इज कांस्टेंट while the wavelength is constant. I am okay with this wavelength is constant, but this momentum, it has a direction. If it has a direction, we can't conclude that momentum is constant. क्योंकि अगर इसकी डायरेक्शन ही कांस्टेंट नहीं है, वेवलेंथ का कांस्टेंट रहना क्या करेगा? अगर इसकी डायरेक्शन चेंजिंग है, then it is not constant here. लेकिन अगर मोमेंटम आपका कांस्टेंट है, that means the magnitude as well as the direction is constant. वेक्टर का कांस्टेंट होना क्या है? Its magnitude is constant, its direction is constant. अगर ये दोनों कांस्टेंट यहां पे है तो we can simply conclude that wavelength is constant. तो ये आपके पास फॉल्स स्टेटमेंट है, ये आपके पास करेक्ट स्टेटमेंट है। ठीक है ना? इसके बाद जो यहां पे आपको इंपॉर्टेंट चीज यहां पे डिस्कस करनी है मूविंग मास ऑफ फोटॉन के बाद, दैट इज द रेस्ट मास ऑफ फोटॉन। रेस्ट मास ऑफ फोटॉन, when photon is at rest, मास क्या है? रेस्ट मास ऑफ द फोटॉन। क्या फोटॉन रेस्ट में है? एग्जिस्ट करेगा? ये भी आपको क्वेश्चन है। मॉडर्न फिजिक्स है ना, रिलेटिविस्टिक पार्टिकल है ना, यहां पे आपको कंसेप्ट थोड़ा सा इन डेप्थ ले जाना है। आपने हर जगह पढ़ा होगा दैट रेस्ट मास ऑफ फोटॉन इज जीरो। व्हाट इज रेस्ट मास ऑफ फोटॉन? दैट मींस फोटॉन मास जीरो होना, दैट मींस पार्टिकल है ही नहीं। बिकॉज कोई भी पार्टिकल एग्जिस्ट करने के लिए उसका मास डिफाइंड होना जरूरी है। तो यहां पे अगर मैं रेस्ट मास ऑफ द फोटॉन जीरो बोल रहा हूं, दैट मींस व्हेनेवर अ फोटॉन कम्स इनटू द रेस्ट इट वैनिशेस। ये तो है ही नहीं। लेकिन डिफाइन कैसे करोगे आप ये चीज? ये इंपॉर्टेंट यहां पे है। अगर मैं रेस्ट मास की बात करूं, इट इज इक्वल टू एम नॉट अंडर रूट ऑफ 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। ये अभी आप छोड़िए, बस जहन में रखिए मैं क्या बोल रहा हूं। ये आपके पास है रेस्ट मास ऑफ रिलेटिविस्टिक पार्टिकल, ये आपके पास है मूविंग मास, ये आपके पास है रेस्ट मास, ये आपके पास है मूविंग मास। अब इफ अ पार्टिकल अटेन्स द स्पीड ऑफ लाइट, मान के चले कि हर एक आप में से ट्रैवल करता है विद द स्पीड ऑफ लाइट। अगर आप ये इमेजिन अंदर से कर रहे हो कि कैन आई ट्रैवल, कैन आई अटेन द स्पीड ऑफ लाइट, क्या मैं ट्रैवल कर सकता हूं विद द स्पीड ऑफ लाइट? व्हाट विल हैपन? व्हाट विल हैपन? Why we are saying that it is impossible to attain the speed of light? Why? What is the reason? The reason is this equation. C is the speed of light, V is the velocity with which you are moving. Now what will happen if V is equal to C? समझना। What will happen if V is equal to C? यहां पे अगर मैं M लिखूं, M is equal to M naught rest mass divided by अंडर रूट ऑफ 1 माइनस v इज इक्वल टू c है ना, तो वेलोसिटी इज इक्वल टू द वेलोसिटी ऑफ लाइट। मतलब आप अभी चल रहे हो, मान के चलो कि मैं चल रहा हूं विद द वेलोसिटी ऑफ द लाइट। व्हाट विल हैपन इज यहां पे v के बदले c डिवाइडेड बाय c स्क्वायर अपना है। c स्क्वायर बाय c स्क्वायर कितना होता है? 1 होता है। तो m डिवाइडेड बाय m नॉट अंडर रूट ऑफ 0, तो एनीथिंग डिवाइडेड बाय 0 कितना होता है? इनफिनाइट। तो आपका मास कितना बन जाएगा? इनफिनाइट बन जाएगा। मैं घर की कहानी नहीं बता रहा हूं, रिलेटिविस्टिक इक्वेशन आपको समझा रहा हूं। आपका मास कितना हो जाएगा?
इन्फिनाइट हो जाएगा. इफ योर मास बिकम्स इन्फिनाइट देन एज पर द न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, आपके पास यहां पे अगर मास इन्फिनाइट है देन द फोर्स रिक्वायर्ड टू मूव दिस पार्टिकल, टू एक्सेलरेट दिस पार्टिकल ऑफ इन्फिनाइट मास, कितना फोर्स आपको चाहिए? इन्फिनाइट फोर्स. एंड ये यूनिवर्स आपको इन्फिनाइट फोर्स नहीं देगा इन ऑर्डर टू एक्सेलरेट यू. दैट इज व्हाई यू कांट अटेन द स्पीड ऑफ लाइट. ओके, आप अटेन ही नहीं कर सकते हो. नाउ द क्वेश्चन इज द रेस्ट मास ऑफ द फोटोन इज जीरो. एज यू नो नाउ कि यहां पे आपको ये क्या इक्वेशन मिली थी? यहां पे m आपको मिला था m नॉट डिवाइडेड बाई जीरो. समझना यहां पे तो m नॉट किसके बराबर होगा? m नॉट अगर मैं पहले ही इसको इधर लाऊं तो ये आपको m इंटू जीरो बन जाएगा, तो जीरो बन जाएगा. नाउ यू नो दैट द फोटॉन्स मूव विद द स्पीड ऑफ लाइट. फोटोन इज द पार्टिकल ऑफ लाइट. तो यहां पे अगर ये पार्टिकल ऑफ लाइट है, दैट इज व्हाई आई एम सेइंग दैट द रेस्ट मास ऑफ फोटोन इज ऑलवेज जीरो. द रेस्ट मास ऑफ फोटोन इज ऑलवेज जीरो. सो दिस इज द रिलेटिविस्टिक इक्वेशन यहां पे जो आपके पास है. Now, then there is another thing, that is the velocity of photon. Velocity of photon. ये आपके पास होती है 1 divided by mu or epsilon r, where mu r is the relativistic permeability and epsilon r is the relativistic permittivity. तो यहां से हम अब आगे क्वेश्चंस देखेंगे, आगे इस पे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, एक एक करके आपको चीजें यहां पे हो जाएगी अंडरस्टैंड, थोड़ी धीरे धीरे. यहां पे अगर ये क्वेश्चन आप देखोगे, ये क्वेश्चन आपको पूछा गया था नीट 2024 में, ठीक है ना? नीट 2024 में पूछा गया क्वेश्चन था. अब इस क्वेश्चन पे गौर कीजिएगा और खुद ही बताइएगा कि वेदर यू आर एबल टू आंसर दिस क्वेश्चन और नॉट. यहां पे पूछा क्या गया था? इफ c is the velocity of light in free space, c is the velocity of light in free space, then correct statement about photon क्या होगा यहां पे? correct statement about photon among the following are: the energy of the photon is E is equal to h nu. बताइए क्या यही है? अगर ये इसको ऐसे भी लिखता एच सी बाई लैम्बडा, क्या तब भी ठीक था? अगर ये इसको ऐसे भी लिखता E is inversely proportional to लैम्बडा, क्या तब भी ठीक था? क्योंकि ये भी कांस्टेंट. तो ये स्टेटमेंट तो बिल्कुल हमने अभी पढ़ा, दैट एनर्जी ऑफ द फोटोन डिपेंड्स अपॉन द फ्रीक्वेंसी, डायरेक्टली डिपेंड्स अपॉन द फ्रीक्वेंसी. ग्रेटर द फ्रीक्वेंसी ऑफ द फोटोन, greater will be its energy. Next, the velocity of the photon is c. Obviously in vacuum. कुछ दिया नहीं है, कुछ लिखा नहीं है, तो assume this in vacuum. हालांकि लिखना चाहिए था इसको in vacuum. तो velocity of photon light ही है, in vacuum is c. Next, the momentum of photon is p equal to h nu by c. p equal to h nu by c. मैंने आपको भी मोमेंटम पढ़ाया था, मैंने आपको बोला था h by lambda, but you have nu equal to c by lambda. lambda is the frequency. lambda किसके बराबर होगा? lambda को इधर ले जाओ, इसको इधर ले आओ, c by nu. तो यहां पे p आपके पास है c by lambda, तो it is equal to c divided by, sorry, it is h. तो यहां पे लैम्बडा की जगह c by nu, h nu by c. क्या यही दिया है? h nu by c बिल्कुल दिया है. यहां पे आपको थोड़े हाथ चलाने थे, ठीक है ना? अब इसके बाद d is in a photon electron collision, both total energy and total momentum are conserved. momentum और energy जरूरी है, ये तो रहना है, ठीक है ना? collision में photon electron collision जब हो जाता है, both the energy and the momentum is conserved, ठीक है ना? ये आपका D है. एंड नाउ E. यहां पे मैंने ये चार आपको दिए. अब E देख लीजिएगा, फोटॉन possesses positive charge. तो यहां पे नेक्स्ट थिंग यू नीड टू रिमेंबर इज, जो फोटॉन्स होते हैं इनका जो चार्ज होता है वो जीरो होता है, न्यूट्रल. नीदर पॉजिटिव चार्ज नॉर नेगेटिव चार्ज.
इनका चार्ज जो होता है कितना होता है, 0 होता है। लेकिन यहां पे क्या दिया था, इनका चार्ज जो है पॉजिटिव है, विच इज एब्सोल्युटली फॉल्स। तो ए जो यहां पे आपका है, ऑप्शन ए इज इनकरेक्ट, रेस्ट ऑफ द 4 ऑप्शंस आर करेक्ट। ये नीट का क्वेश्चन है भाई साहब, पूरी की पूरी जो कहानी आपने 1 घंटे में समझी ना, पढ़ी ना, फोटॉन के बारे में पूरी एक कहानी इस एक क्वेश्चन में इसने दी थी। दिस इज द लेवल ऑफ द नीट। तो यहाँ पे ए एंड बी ओनली, ओनली तो नहीं, सी और डी भी तो करेक्ट है, तो ये तो गलत हुआ। ए एंड बी ओनली जो यहाँ पे है ना, ओनली पे ध्यान रखिएगा, ओनली गलत है। ए बी सी डी, ए भी ठीक, बी भी ठीक, सी भी ठीक, डी भी ठीक, ई नहीं है तो ठीक है। ए बी डी ओनली नहीं, ई छूट रहा है। ए बी ई, ये तो गलत है, तो ये दिस ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। इन नेक्स्ट लेक्चर वी विल मूव फॉरवर्ड टूवर्ड्स द नेक्स्ट टॉपिक। ठीक है, ये आपका फोटॉन था, पहला टॉपिक इसका फोटॉन था। तो फोटॉन की एनर्जी याद रखोगे, फोटॉन का मोमेंटम याद रखोगे, हर एक इक्वेशन जो भी हमने देखी ये भी याद रखोगे, उधर सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। ठीक है ना, वेलोसिटी ऑफ द फोटॉन, ठीक है ना, तो इट इज सी यहाँ पे इन वैक्यूम, ठीक है ना। तो इन मीडियम की अगर बात करेंगे, इट इज 1 by म्यू आर एप्सिलॉन, 1 by रूट ऑफ म्यू आर एप्सिलॉन आर। म्यू आर इज द परमिबिलिटी ऑफ द मीडियम, एप्सिलॉन आर इज द रेट परमिबिलिटी ऑफ परमिटिविटी ऑफ दैट मीडियम। ठीक है ना, उसके बाद आप यहाँ पे रखोगे याद कि फोटॉन जो है इनका चार्ज क्या होता है, 0, रेस्ट मास 0 होता है। नेक्स्ट टाइम आपको मास दिया जाएगा, मूविंग मास आपने यहां पे कैलकुलेट किया है, रेस्ट मास 0 होता है। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट द फोटॉन, दिस इज द स्टोरी ऑफ द फोटॉन। इन नेक्स्ट लेक्चर विद द सेम एनर्जी, विद द सेम पेस हम यहां पे नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस टाइम, स्टे ब्लेस्ड।